नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी बात करने वाले हैं ऑन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अंडर द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ, जिसका एक और नाम है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। इट इज मोर पॉपुलर बाय द नेम ऑफ गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन ने उसे बताया था, जो कि ये बोल रहा है कि हम परपेचुअली एक ही रेट ऑफ ग्रोथ रेट लागू करके ग्रो करेंगे। जितना ग्रो होना था अलग अलग टाइम पे वो हो गया। अब से हम सेम बेस रेट से अगर ग्रो होने वाले हैं तो हमारा वैल्यू किस तरीके से निकलेगा, इसमें हम काफी पहलुओं पे डिस्कस करेंगे। एक हमारा फॉर्मूला क्या है, एक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो किस किस तरीके से डिटरमाइन हो सकती है, दैट इज जी। एक ये कि ग्रोथ के कारण प्राइस पे कितना इंपैक्ट आ रहा है वो, एंड जो ग्रोथ पे क्या क्या वेरिएबल्स इंपैक्ट करते हैं वो। सबसे पहले हम लोग एक बार क्विकली फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा कि व्हाट इज आवर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम जनरली देखें तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है हमारा, सपोज आज एक कोई स्टॉक है विच इज ऑफ 100 और हम लोग उस पे 10 का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 10/100 10% ये हो जाता है, राइट। और उस पे जी ऐड करेंगे, जी मतलब जिस रेट से कंपनी ग्रो होने वाले, तो वो भी तो हमारा एडिशनल एक्सपेक्टेशन होगा। सो के इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस जी को ही मैं रीराइट कर दूं तो क्या हो जाएगा, के माइनस जी इज इक्वल्स टू D1/P0। फिर मैं लिख दूंगा इसको वापस, तो P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। सो ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, दिस इज मियर ऐसा बोल दो कि एक्सचेंज हो गए सारे वेरिएबल्स अपने इस नीचे वाले एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला से। कोई भी एसेट क्लास से क्या एक्सपेक्टेशन होगी, जितना डिविडेंड मिल रहा है प्लस अगर कुछ एडिशनली ग्रो होने वाला तो वो, तो D1/P0 प्लस जी उधर जाता है तो के माइनस जी इक्वल टू D1/P0, तो P0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, D1 अपॉन के माइनस जी। सो दिस इज हाउ द वैल्यू शुड बी डिटरमाइन, क्योंकि जो कंपनी ग्रो करने वाली और जो कंपनी नहीं ग्रो करने वाली, ठीक है, सपोज हम देखें 15 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है 10%, तो 150। लेकिन अगर कंपनी ग्रो करने वाली है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो हम के है उसमें जो ग्रोथ वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वो तो अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारा ओवरऑल ये डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, छोटा। ये ध्यान रखना, जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं एक 1 से लेस नंबर से, तो जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, तो वही हमने एडजस्ट किया। ये मैंने अरिथमेटिक लॉजिक दिया, उससे पहले मैंने आपको फंडामेंटली एक एक्सपेक्टेशन के बेस पे बता दिया। तो सपोज हमारा कोई स्टॉक है जिसपे 15 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है, 10% हमारा के था और 4% से परपेचुअल ग्रो होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 0.06। ये कैसे आया, 10% में से 4% तो हमारा ग्रोथ रेट इंटरनली हो जाएगा, तो 6% से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 250। इसी से एक और क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ग्रोथ को कंसिडर करने के कारण आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी। तो जब हम ग्रोथ नहीं कंसिडर कर रहे थे तो क्या था, 15/10% 150, और जब हम ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15/6% 250। तो बिकॉज ऑफ द ग्रोथ फैक्टर हमारा 100 रुपीज का इंपैक्ट आया, जो कि एक और तरीका है क्या, 250 मतलब 250 का 4% अगर आप करोगे तो भी वही आता है। व्हाट इज दिस 4% हियर, ग्रोथ रेट। फिर से बता रहा हूं एक बार ताकि आप आराम से ध्यान में रख सके, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अंडर गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोच और कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोच, जहां पे हम अज्यूम करेंगे हम एक ही रेट से परपेचुअली ग्रो करेंगे। सो उस केस में हमारा D1/KE जो परपेचुअल एन्युटी का फॉर्मूला है उसमें हम नीचे G माइनस कर देंगे। जो कैसे है ये, दिस इज मियर रीरिटन अरेंजमेंट ऑफ द बेसिक एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला के एक जो डिविडेंड से मिलेगा, दूसरा कंपनी जो ग्रो से होगी, क्योंकि डिविडेंड दे रहे हैं मतलब कंपनी सब कुछ तो शायद डिविडेंड की तरह नहीं देती है, कुछ रिटेन भी करती है। अगर कंपनी रिटेन करेगी तो वो कोई ना कोई एसेट्स में डालेगी, वो एसेट्स में डालेगी तो उससे फ्यूचर में प्रोडक्शन होगा, उससे फ्यूचर में प्रोडक्शन होगा तो वो फ्यूचर की अर्निंग्स में आएगा। तो एक तो हमारा ये आया, प्लस फ्यूचर की अर्निंग्स में हम क्या
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हमने के ई मान लिया, और उसी को जब रीराइट किया तो के ई माइनस जी इक्वल टू d1 by p0 एंड उसके बेस पे आया। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हम सारा का सारा जो भी कमाए वो डिविडेंड की तरह दे दे, तो हम रिटेन करेंगे तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, नए प्रोजेक्ट्स में डालेंगे तो वहां से फ्यूचर में रिटर्न आएगा, वहां से जो फ्यूचर में रिटर्न आ रहा है दैट इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ कंपोनेंट इन आवर अर्निंग्स। तो हम परपेचुअली इस रेट से ग्रो करने वाले हैं, तो ये आ गया। तो इससे हमारा बेस बना P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। अब अगर मैं ग्रोथ कंपोनेंट लेता ही नहीं तो 15/10% 150, लेकिन मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो आ रहा है 250, तो उस बेस पे हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ गया। तो आपको क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा? सपोज नो ग्रोथ मॉडल है तो ऐसा बोलेंगे हमारा हमेशा यही डिविडेंड आने वाला है, परपेचुअल एन्युटी का फॉर्मूला लगाओ। होल्डिंग पीरियड लागू करने वाला है तो आपको ऐसा बोलेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ये प्राइस है, और नहीं तो ऐसा बोलेंगे द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4%, 6%, 8% जो भी होगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसको अरिथमेटिकली करेक्ट होने के लिए योर जी शुड ऑलवेज बी लेस देन के। अगर ये 11% हो जाता है ग्रोथ रेट तो 0.1 माइनस 0.11 नेगेटिव 0.01 हो जाता है, तो वो फॉर्मूला आगे वर्क ही नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, इक्वल टू भी नहीं हो सकता रेदर, क्योंकि इक्वल टू हो रहा है मतलब नीचे 0 आ जाएगा तो दैट विल नॉट वर्क ईदर। सो वो भी आपको कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है। सो P0 आपका इस तरीके से बनेगा अगर आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट अप्रोच है तो। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये G कैसे डिटरमाइन हो सकता है। पहला तरीका हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट देख लो। हिस्टोरिकली हम लोग जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 8 साल 10 साल, और वो मोटा मोटी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो उससे हमें एक कॉमन रेट मिल जाएगा। या इंडस्ट्री का एवरेज ट्रेंड या ग्रोथ रेट क्या है, सेकंड, या फिर SGR। व्हाट इज SGR? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फाइंड करने का फॉर्मूला तो वैसे यहां पे लिख रखा है, पर हम एक बैलेंस शीट के एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज हमारे पास इक्विटी है 1000 का और सामने हमारे पास असेट्स भी है 1000 के। इस 1000 पे पहले साल 20% रिटर्न ऑन इक्विटी आया। कितना? 20%। तो हमारे ये असेट्स बढ़ के 200 से कितने हो जाएंगे? 1200, और यहाँ पे हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस 200 से बढ़ के हो जाएगा 1200। अब हमने इस 200 का 80% जो है वो हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन 20% रिटेन किया। वापस बोल रहा हूं, आर अर्निंग्स ऑफ 200 वर रिटेन्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। सो यहां पे 160 डिडक्ट हो जाएगा, यहां पे भी 160 डिडक्ट हो जाएगा, तो इधर कितना बचा? 1040, इधर भी कितना बचा? 1040। ये हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए बेस रह गया। अब ये डेफिनेटली 200 रुपए में से 160 बांट दिया, पर 40 तो हमने हमारे बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट ही किया है। री इन्वेस्ट किया है तो उसपे भी 20% का रिटर्न जनरेट होगा। तो 1040 पे अगर 20% का रिटर्न जनरेट होता है तो दैट इज व्हाट 208 करके देख सकते हैं। 1040 का 20% विल बी व्हाट 208। यहां पे भी कितना आया? 208। तो पिछले साल हमारी अर्निंग्स कितनी थी? 200। इस साल हमारी अर्निंग्स कितनी आई है? 208। कितना बढ़ा है? 8। कितने पे बढ़ा है? 200 पे। तो मतलब 4% से हमारी अर्निंग्स ग्रो हुई है। क्यों ग्रो हुई है? बिकॉज आई डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट द फुल अर्निंग्स दैट आई अर्न्ड ऑफ 200, rather I distributed 80% and retained 40%। अब ये फॉर्मूला लागू करो। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 0.20, और पे आउट रेशियो आपका है 80%। तो 1 माइनस 80% कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.8 विल बी अगेन 0.2। तो 0.2 इंटू 0.2 कितना आता है? 0.04। 0.04 मतलब 4% हो गया। इसी एग्जाम्पल को चेंज करता है। सपोज हम 50% ही डिस्ट्रीब्यूट करते, बाकी 50% रिटेन करते, तो ये कितना हो जाता? दिस वुड हैव बिकम 1100। यहां पे भी ये कितना आ जाता? 1100। बरोबर है। अब इस 1100 का हम लोग 20% अर्न करेंगे अगली बार, तो दैट विल बी हाउ मच? 220।
तो 200 से 220 मतलब हमारा कितना बढ़ा, 20 कितने पे, 200 पे, तो अब हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है 10%। फॉर्मूला में मैच करते हैं, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट ऑफ 50%, तो कितना आ जाता है 0.50, 0.2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 0.10। सो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज नथिंग बट योर रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो बोल दो सीधा, या 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलो, एक ही बात है। तो ये जी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, इधर हमने ऐड किया, वो या तो हमारा हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट होता है, इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट आउट, ठीक है, फ्रॉम द डेटा अवेलेबल, इंडस्ट्री एवरेज ट्रेंड हो सकता है, नहीं तो हमारा SGR हो सकता है, व्हिच इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू दिस। इसको आप वापस बोलूंगा, पॉज करें, ये नोट डाउन करें, सो दैट आप बाद में रेफर कर सके। आफ्टर अ लेवल इन लाइफ इट does not depend कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आप अभी बहुत सारा बार बार देख रहे हैं पर कुछ जॉट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो तुरंत ही पॉज करें, ये सेम इलस्ट्रेशन नोट डाउन करें, सो दैट जब भी आप फ्यूचर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने 20%, ये 200 कैसे आया, हमने 20% रिटर्न ऑन इक्विटी माना, तो 1200 और इसमें से 50% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अर्निंग्स का, because dividend payout ratio is always a percentage of earnings। so वो गया, अब 1100 हमारा अगले साल है, अगले साल में फिर से 20% कमाएंगे तो 220 आया, तो पिछली बार 200 था, इस बार 220 आया, 20% से बढ़ा तो 10%, 20 रुपए से बढ़ा तो 10% ग्रोथ रेट आ गया, which is nothing but calculated in this way। so you can do that right now to note this down in a proper way। और ये जी हम यहाँ पे कैसे कैसे ला सकते हैं, उसके ये 3 तरीके हो सकते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जी शुड ऑलवेज बी लेस देन के, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, नहीं तो मैथमेटिकली हमारा फॉर्मूला जो है वो सेट नहीं होगा। एक और चीज आ सकती है कि ग्रोथ रेट कंसिडर करने के कारण हमारा कितना इंपैक्ट आ रहा है प्राइस में। और आखिरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है हर एक कंपनी का D1 आपको अवेलेबल ही हो। कई बार वो लोग आपको क्या देंगे, 3 साल रुक जाओ, 4 साल रुक जाओ, उसके बाद का डिविडेंड देंगे, मे बी दे विल बी गिविंग यू D4, क्योंकि अगले 3 साल तक हम लोग शायद कुछ ज्यादा डिविडेंड के रूप में देने ही नहीं वाले हैं, ठीक है, दे विल बी गिविंग यू D4। तो आप क्या करोगे, D4 अपॉन KE माइनस G से क्या आ जाएगा आपका P3, लेकिन हमको ढूंढना क्या है P0, ये 3 साल बाद का प्राइस है, हमें आज का प्राइस ढूंढना है। तो P3 को डिवाइडेड बाय आप करोगे 1 प्लस KE⁻3। सर ये P3 और D4 ऐसा क्यों, ओरिजिनल फॉर्मूला देखो, D1 तो P0 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड तो आज का प्राइस, तो 4th ईयर डिविडेंड तो 3rd ईयर का प्राइस। अब 3rd ईयर के प्राइस को 0th ईयर पे लाना है तो 3 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ तो आ जाएगा। यू माइट हैव अ क्वेश्चन ऑन द एग्जामिनेशन डे अबाउट दिस। देयर इज अ कंपनी व्हिच is currently planning to grow itself, ठीक है, by retaining all of its earnings, ठीक है, and directly it is planning to pay dividend maybe at the end of 5th year। so D5 upon KE minus G से P4 आएगा, पर P4 upon 1 plus KE⁻4 करोगे तो आपका P0 आएगा। so be sure with the math जो आपको ध्यान में रखना है। this is your dividend discount model का second part which is Gordon's growth और constant growth। इसमें SGR वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, एक बीच में डिविडेंड नहीं आए और सीधा 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में आए, वो भी पॉइंट बहुत अच्छा है, 2। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रोथ नहीं होती और ग्रोथ है तो उसके कारण कितना इंपैक्ट आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फॉर्मूला ऑफ P0 अपॉन D1 अपॉन P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। So that's it for dividend discount model part 2। अब इसमें एक और पार्ट बचा है, मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ अगर हो, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग ग्रोथ रेट हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इफ यू आर थरो विद दिस वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। हम साथ साथ में 2 एग्जाम्पल भी इसीलिए लेते जा रहे हैं कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए उसको। थैंक यू वेरी मच।